नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों, जैसा कि मैं यहां पर आप लोगों को दोस्तों जीएस पढ़ाता हूं और जीएस में इस समय हमारे यहाँ दोस्तों हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है मध्यकालीन इतिहास, यानी दोस्तों मेडवल हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, मेडवल हिस्ट्री में हम लोग अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्लासेस कर ली हैं। जैसे हमने सिंध पर अरबों का हमला है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण है, मोहम्मद गौरी का, फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना जिसमें हम लोग देखते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, है ना। और गुलाम वंश हम लोग कर चुके हैं और खिलजी वंश हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग हैं तुगलक वंश पढ़ रहे हैं और तुगलक वंश की कल एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक किस तरीके से तुगलक ने किस तरीके से सत्ता हथियाई उसके बारे में मैंने कुछ बताया था, और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी मैंने डिटेल से बताया था। ठीक है, तो कल मैंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया था और कुछ तुगलक वंश के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बाद दूसरा जो शासक बनता है तुगलक वंश के अंतर्गत वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो ऐसा कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान साहित्यकार, है ना। उसके अंदर क्या कहते हैं, खगोल का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, सारा ज्ञान था, बट फिर भी उसको मध्यकालीन भारत का सबसे असफल शासक माना जाता है, क्योंकि उसने जितने भी प्रयोग किए वो सब असफल हुए, सब बेफल हो गए। ठीक है, इसीलिए उसको विफल शासक भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरी दोस्तों बस आपसे निवेदन इतना ही रहेगा कि आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तीसरी चीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पीपीटी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा आपको एज इट इज़ वैसे लिखते चलना। हर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ। और यहाँ पे जो पेपर टारगेट लेकर हम लोग जो कर रहे हैं पढ़ाई वो है दोस्तों, जैसे यूपीपी है, जैसे कि वीडियो है, पेट है, आरओ का जो पेपर आने वाला है, और एआरओ है, और दोस्तों जो यूपीपीसीएस का पीटी होता है वो, और यूपीपीसीएल भी जो है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे उन पेपरों को लेकर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं सतही तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, डिटेल में थोड़ा आपको लेके जाता हूँ, बस उतना डिटेल लेकर जाता हूँ ठीक जितने से आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो उतना ज़्यादा जैसे यूपीएससी है या यूपीपीसीएस का मेंस है उस लेवल का मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बट मैंने आपको जब शुरुआत में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी या हिस्ट्री की जो मैंने क्लासेस ली थी तो मैंने उतना डिटेल पढ़ाया था। बट यहाँ पर ओरिएंटेड है हमारा जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का, तो उस अकॉर्डिंग जितना इंपॉर्टेंट रहता है, जितना हालांकि बहुत सारा मटेरियल मैं बता देता हूँ, बट उससे आपका ये होगा कि आप यूपीपीसीएस का मेंस और यूपीएससी को छोड़कर बाकी सब आप क्लियर कर लेंगे। यूपीएससी का मेन पीटी भी इससे आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मैं एकदम जीरो से ऊपर तक एकदम लेके जाता हूँ टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे बस, और मेरे को सुनेंगे, और जो मैं लिखूंगा उसको लिखते चलेंगे, और जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसको लिखूंगा। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहली चीज, कोई भी टॉपिक मैं पढ़ता हूं तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का काल समय क्या है, समय ड्यूरेशन क्या है, यानी किस समय ये था, यानी दोस्तों इसका काल देखेंगे। फिर कितने बड़े क्षेत्र पर यह शासन करता था, भाई शासक है तो रूल करता है तो किसी क्षेत्र पर शासक करेगा। ठीक है, फिर सी जो देखो, पहले मैं जो आपको बता दूं, पहले मैं क्या करता हूं टॉपिक का स्ट्रक्चर बनवा देता हूं कि इसमें हमको ये टॉपिक पढ़ना है। और तीसरा वो क्या है, तीसरा इसके बारे में क्या पढ़ना है, वह प्रयोगधर्मी शासक था। क्या था दोस्तों, प्रयोगधर्मी। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, प्रयोगधर्मी शासक था, है ना। अब प्रयोगधर्मी यानी प्रयोग में इसने क्या क्या किया, ये कहां से आ गई, तो इसने प्रयोग के तहत इसने क्या क्या किया, तो देखो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, प्रयोग इसने कौन कौन से प्रयोग किए। तो प्रयोग के तहत दोस्तों हम लोग देखेंगे, सबसे पहला तो देखेंगे राजधानी परिवर्तन देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, राजधानी परिवर्तन, सबसे पहला प्रयोग तो इसने यही किया। ठीक है, अपने सत्ता नसीन होने के बाद तुरंत इसने पहला काम यही किया। दूसरा फिर दोस्तों इसने क्या किया,
खुरासान परियोजना, खुरासान परियोजना, इसको देखना है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि खुरासान परियोजना किस शासक से संबंधित है, तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है। इसी तरह राजधानी परिवर्तन के बारे में पूछ सकता है। फिर इसके बाद कराची अभियान, ये भी पूछ सकता है कि कराची अभियान किस शासक से संबंधित है ना, तो ये याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है, कराची अभियान, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या पढ़ना है इसके बारे में, फिर पढ़ना है हमको कृषि सुधार, कृषि सुधार के लिए कुछ कार्य किया। फिर क्या पढ़ना हमको, फिर इसके बाद इसमें हमको और क्या पढ़ना है, तो सांकेतिक मुद्रा पढ़ना है दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा इसने जारी की थी, ये भी पूछा जाता है कि किसने, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। फिर इसके बाद हमको और क्या पढ़ना है इसमें दोस्तों, प्रयोग के तहत, इसमें इसके प्रयोग के तहत और क्या चीज़ें देखनी है, सांकेतिक, एक सेकंड, मुद्रा के बाद और क्या देखना है दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा के बाद हमें इसका देखना नौकरशाही में सुधार, नौकरशाही में सुधार। तो दोस्तों ये इतने इसने प्रयोग किए हैं जो इसकी सुधार भी है, ठीक है। बाकी बट इसके सारे प्रयोग जो है असफल हुए, तो हम इसीलिए इसको असफल, मध्यकालीन भारत का असफल शासक भी कहते हैं, ठीक है। तो राजधानी प्रयोग के तहत इसने क्या किया, एक तो राजधानी परिवर्तन किया, दूसरा खुरासान का, कराची अभियान, कृषि सुधार, सांकेतिक मुद्रा, नौकरशाही। अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनवाया है कि हमें इस टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत ये चीज़ें पढ़नी है। फिर हम अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सब जितने भी अभियान हैं या जो भी हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये देखेंगे कि काल, अब आप हेडिंग डालेंगे काल, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, आपने भी ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया होगा। इसके बाद आप यहाँ पे ए नंबर करके डालेंगे काल, ठीक है। मैं वहीं पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो वहाँ पे जगह है। तो काल में अगर हम बात करें दोस्तों, तो काल अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1324 ईस्वी से लेकर 1351, है ना, यानी लगभग 27 वर्षों तक इसने शासन किया, है ना, इसने शासन किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका क्षेत्र, तो क्षेत्र में दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इधर लिखा देता हूँ, क्षेत्र में मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, बी हेडिंग डालेंगे आप और लिखेंगे क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र। तो क्षेत्र में दोस्तों पहली चीज तो आपको याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्य, है ना, पहली चीज तो यह है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्य, अभी मैं बताऊंगा, इसको समझाऊंगा, प्लस लिख लीजिए पहले, मैं इसको समझा दूंगा, प्लस दोस्तों दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, ठीक है, लिख लीजिए बस प्लस करके। फिर इसके बाद के काल में, इसके अंतिम दिनों, इसके अंतिम दिनों के समय, अंतिम काल में बिंद के दक्षिण का क्षेत्र, बिंद के दक्षिण का क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया, बिंद के दक्षिण का क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया, ठीक है, लिख लिया होगा, मैं बोल भी रहा हूं साथ से, तो लिखना है ये वाला जो है, पहला चीज तो आपको क्षेत्र में लिखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्य, फिर प्लस कर देना है, फिर दक्षिण पर नियंत्रण, है ना, दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, ये लिखना प्रत्यक्ष नियंत्रण। फिर इसके बाद लिखना इसके अंतिम काल में, या अंतिम समय था इसके जो शासन का काल में क्या हुआ, बिंद के दक्षिण का क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया। वो क्यों निकला तो मैं अभी समझाऊंगा आपको, पहले आपको ये लिख लेना है, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्षेत्र के मतलब में क्या। देखो मैंने बताया था जब मैं अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा रहा था, अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अब पीछे के क्लासेस देखेंगे, जो भी नए हैं जिन्होंने क्लासेस पीछे नहीं देखी उनके लिए थोड़ा, हालांकि मैं बता देता हूं, बट आपको
हर चीज़ मैंने स्पष्ट रूप में समझाने की कोशिश की। कहाँ पर दोस्तों? हर पीछे क्लास में। तो आपका ये फ़र्ज़ अब बनता है, या मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ दोस्तों, कि अब आप पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे आज मैं मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा रहा हूँ, बट उससे पिछली जितनी भी मेडवल हिस्ट्री में क्लासेस हुई हैं, सिंध पर अरबों के हमला से लेकर उससे वहाँ तक, और जहाँ तुगलक वंश मतलब मोहम्मद बिन तुगलक तक की जितनी भी पीछे क्लासेस हैं, आप सब करें, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से क्रोनोलॉजी है और किस तरीके से जो प्रशासन है या जो साम्राज्य है बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो उसको आप समझेंगे। तो मैंने बताया था जब अलाउद्दीन खिलजी का राज था, तो मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रत्यक्ष नियंत्रण किया था वो था गुजरात और राजस्थान, पूरा राजस्थान, पूरा उत्तर भारत और बंगाल वाला एरिया। यानी उसने क्या किया था, इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया था। और उसने दक्षिण में अभियान किए थे, जिसमें मैंने बताया था आपको देवगिरी के यादव हैं, वारंगल के काकतीय हैं, द्वार समुद्र का हैसल है, और पांडिक है ना, और जो क्या है मदुरा के पांड हैं, इनको उसने क्या किया था, हराया था। और उसने क्या किया था, जैसे कि मैंने बताया कि द्वार समुद्र के हौसल और देवगिरी के यादव और वारंगल के काकती, इनको क्या किया था, इन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया था। मतलब इनको जीत लिया था, बट इन पर शासन नहीं स्थापित किया था। कहा था कि आप वहाँ शासन करिए, बट जो कर हम निर्धारित करेंगे वो कर आप देते रहिएगा, बस आप शासन करते रहिए। यानी उसके राज्य को नियंत्रण में नहीं लिया। ठीक है, और मदुरा के पांड को क्या किया, सिर्फ जीता और लूट के चलाया। उस पर ना तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया, ना किसी तरह सिर्फ लूट किया। बट इसने क्या किया दोस्तों, इसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी का राज तो इसको क्या मिला था, मतलब एक विरासत के रूप में मिला था। बट इसने क्या किया, दक्षिण पर क्या किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण, यानी जो बिंद के दक्षिण वाला जो इलाका है उसमें इसको इसने जीता और इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की कोशिश की, प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के ही इरादे से उसने क्या किया था, जो राजधानी वो दिल्ली से देवगिरी ले गया था, क्योंकि देवगिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र जो है वो देखेंगे आपकी भारत के मध्य में, उससे क्या है, दिल्ली की दक्षिण में भी दूरी कम हो जाती और उधर से दिल्ली, यानी दोनों की दूरी सेम है। बट राजधानी परिवर्तन में दिक्कत ये हुआ था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या था भाई, दक्षिण तो आपके हाथ से तो विद्रोह तो होगा ही होगा, बट फिर क्या हुआ, जैसे ही इसने दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी राजधानी परिवर्तित की, वैसे ही क्या हुआ, दिल्ली में भी विद्रोही गतिविधियां काम करने लगी। और भी और फैक्टर थे, मैं अभी राजधानी परिवर्तन बताऊंगा। तो मैंने समझाने की आपको ही बताया। फिर इसने क्या किया था, जब इसके अंतिम काल में क्या हुआ, बिंद के दक्षिण का क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया। कैसे कि इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की कोशिश की, तो बहुत सारी भाई, क्योंकि देखो दिल्ली से बिंद के नीचे बहुत दूरी है, दूरी होने के साथ साथ यातायात के साधन इतने उन्नत नहीं है कि आप फट से वहाँ पहुँच जाएं। घोड़सवार और पैदल सेना लेकर आप तो कई महीने लग जाएंगे पहुँचने में। दूसरी चीज़, भौगोलिक स्थितियाँ बहुत दुर्गम हैं, है ना, सेना घोड़ा को ले जाना वहाँ इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और बहुत दूरी है, तो इस वजह से क्या होता था, वहाँ को प्रत्यक्ष नियंत्रण करने में बहुत दिक्कत थी। जैसे दिल्ली जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों नहीं किया था, वो जानता था कि हम विद्रोह करेंगे, नियंत्रण करेंगे, वो विद्रोह करेंगे, हमारा आधा समय उनको दबाने में ही लग जाएगा और हम शासन के अन्य कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके भी जो अंतिम समय, इनके जो शासन के अंतिम काल में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अभी हम पढ़ाएंगे जैसे क्या हुआ कि इसी विद्रोह को, जब दक्षिण के विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या किया था कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों को भेजा था, जो हिंदू से मुस्लिम बने थे। उन्होंने क्या कर दिया, दक्षिण में विद्रोह दबाने के अलावा क्या किया, विद्रोहियों का साथ दिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो विजयनगर राज्य के नाम से उभरा। ठीक है, इसी तरह बहमनी बना। क्यों, किसके शासनकाल में बने थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही। क्यों, इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई, वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, फिर वहाँ पर क्षेत्रीय राजा निकल कर आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इसीलिए इसके बिंद लास्ट में क्या हुआ, विजयनगर और बहमनी जैसे दो बड़े साम्राज्य बने, जो इसके हाथ से निकल गए थे। तो ये चीज़ आपको समझ में, इनको हम विजयनगर को बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये 4 चीज़ें, अब क्षेत्र भी समझ में आ गया। अब हम लोग प्रयोगधर्मी, है ना, अब हम लोग प्रयोगधर्मी शासक था। तो प्रयोगधर्मी पहला राजधानी परिवर्तन मैं बता दिया मैंने, मगर थोड़ा सा भी फिर से चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे मेरी पढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो प्रयोग के में पहला प्रयोग क्या किया था उसने दोस्तों, तो राजधानी परिवर्तन। तो पहला प्रयोग क्या किया था उसने, राजधानी परिवर्तन। ये दोस्तों इसके जो टाइम पीरियड है, इसने जब 1324 ईस्वी में जो शासन पे सत्ता नसीन हुआ या बैठा, तो इसने क्या किया, 1327-29 के बीच में इसने राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया। राजधानी परिवर्तन करने का हमने बताया कि मूल उद्देश्य ये था कि एक तो ये था कि ये दक्षिण को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना चाहता था। और राजधानी परिवर्तन किया कहाँ, तो दिल्ली से
दौलताबाद, दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद दिल्ली से, दौलताबाद इसी तरह लिखिएगा जैसे मैंने एरो बना के, या इसको देवगिरी भी बोलते हैं, ठीक है, देवगिरी भी बोलते हैं, ये भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, कहीं कुछ भी दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी। ये कहाँ पे था दोस्तों? ये महाराष्ट्र वाले इलाके में, ठीक है। ले गया। कारण क्या था? कारण, राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था? तो इसके दो कारण थे। पहला कारण तो दोस्तों ये था कि दक्षिण के प्रत्यक्ष नियंत्रण, दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, है ना, के लिए, दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए किया, है ना, क्योंकि इसने दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया था और दक्षिण क्या था? दिल्ली से दूर था, तो उसने क्या किया? दिल्ली से देवगिरी ले गया। अब देवगिरी सेंटर में, जैसे कि मान लो ये भारत है, मैं बनाता हूँ अभी, देखो आपको, सॉरी इधर बना, एक सेकंड रुकना, बस मैं मैप छोटा सा बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, एक सेकंड रुकिएगा बस, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये छोटा सा प्यारा भारत है, मैंने इसको थोड़ा सा बस आपको छोटा समझाया। जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, अब दिल्ली से, और ये बिंद है दोस्तों, अब बिंद दिल्ली से, ये दिल्ली है और यहाँ बिंद है, अब यहाँ पर नियंत्रण करना है ये पूरे क्षेत्र में, इलाके में। तो दोस्तों बहुत, एक तो दूरी है, मैंने बताया भौगोलिक स्थितियाँ दुर्गम थी, यातायात के साधन इतने उन्नत नहीं थे कि यहाँ विद्रोह तो फट से दबाने चलाएं। तो इसके लिए इसने क्या किया? एक तो ये प्रत्यक्ष नियंत्रण करना चाहता था, एक तो इसकी मंशा थी, दूसरी तो इसीलिए इसने क्या किया? इसने क्या कर, राजधानी को उठाकर यहाँ ले आया, अब यहाँ पर ले आया, महाराष्ट्र में यहाँ पर। अब देखो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी तो हो गई बराबर, बट दिक्कत ये हुई कि आप ठीक है यहाँ के तो नियंत्रण कर लेंगे, बट यहाँ पे तो बहुत सारी जो शक्तियाँ थी जो विद्रोह करती थी, गतिविधि, जैसे राजपूताना थे और भी थे, है ना, जो जैसे बंगाल है ये भी महत्वाकांक्षी थे, ठीक है, तो ये भी विद्रोह कर सकते थे। तो इस वजह से क्या हुई, इसकी नीतियां, है ना, ये हुई, तो ये इस वजह से ले गया था यहाँ पर राजधानी पर। तो समझ में आ गया होगा प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए, बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि सांस्कृतिक मेल मिलाप, उत्तर एवं दक्षिण का, उत्तर एवं दक्षिण के बीच सांस्कृतिक मेल मिलाप के लिए, मेल मिलाप के लिए किया, ठीक है। हो सकता है भाई, क्योंकि देखो क्या है कि जब आप यहाँ से लेकर आएंगे तो वहाँ के लोग, क्योंकि राजधानी जब परिवर्तित हुई है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा बैठा घोड़ा पर और चला आया। वहाँ से क्या हुआ, जब राजधानी परिवर्तित हुई तो जो उस वहाँ का जो प्रशासनिक, जो दिल्ली का जो प्रशासनिक चीज़ें थी, अब भाई दिल्ली एक हेडक्वार्टर, तो वहाँ से प्रशासन चलता था पूरे राज्य का, वहाँ का प्रशासनिक तंत्र उठकर पूरा यहाँ आया है। अब यहाँ पे पूरा प्रशासनिक तंत्र उठकर आएगा तो वो क्या कर रहा है, उसमें यहाँ के लोगों से भी उसका संपर्क हो रहा है, उसका यहाँ से पहले से संपर्क है ही, है ना। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों उत्तर एवं दक्षिण की जो संस्कृतियाँ उनमें मेल मिलाप हुई, और इसमें क्या हुआ, इसने जो जैसे सूफी हैं, प्रशासनिक वर्ग हैं, उलेमा है, अमीर वर्ग है, ये सब लोग इसके साथ आए थे, आम जनता इसके साथ, है ना, आई थी बहुत कम मात्रा में, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बाद में क्या हुआ, फिर इसने राजधानी को, मतलब जब विद्रोह ज़्यादा होने लगे दिल्ली के इलाके में, तो इसने राजधानी को फिर से शिफ्ट करके दिल्ली में ले गया, ठीक है। तो ये दोस्तों फिर इसका क्या हुआ, अब ये भी असफल हुई, इससे दिक्कत हुई, इससे आम जनता को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि आप जब राजधानी परिवर्तित कर रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं, लोगों को, इसी में क्या हुआ था, आसामी, एक इतिहासकार है आसामी, उसका पिता की देहांत हो गया था, और इसके लिए वो क्या करता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक को जिम्मेदार मानता कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन नहीं करता तो शायद हमारे पिता की डेथ नहीं होती, रास्ते में जाते समय उसके पिता की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वो उसका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी भी है, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। आसामी नहीं, इसामी, ठीक है, हम बात करेंगे। तो ये हुए थे। अब भाई जनता आई साथ में, फिर गई लौट के, फिर उसको वहाँ जाना पड़ा, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से जनता इससे क्या हुई, असंतुष्ट हो गई। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि जनता किस इससे असंतुष्ट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, असंतुष्ट तो होगी, अपना वहाँ का घर छोड़ के यहाँ आए, फिर यहाँ से फिर वहाँ जाना, तो भाई बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। इससे क्या हुई, इसकी छवि भी बेकार हुई, ठीक है। तो समझ में आ गया राजधानी परिवर्तन का क्या था,
एक तो इसका देखो क्यों ये असफल हुई, क्योंकि दोस्तों इसने गर्मी के मौसम में राजधानी परिवर्तन किया, गर्मी बहुत थी और दूरी वहां से वहां आना, ठीक है। दूसरा, इसने कोई योजना नहीं बनाई थी राजधानी परिवर्तन से पहले कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, तो इस वजह से ये असफल हो गई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, राजधानी परिवर्तन जितने मैंने पॉइंट लिखा है आपको उतना लिखना था, बाकी समझने वाली बात थी। दूसरा दोस्तों, खुरासान परियोजना, इसको भी समझना है सिर्फ, खुरासान परियोजना। इसमें क्या हुआ था मैं बताता हूँ। ये दोस्तों खुरासान क्या है, ये खुरासान जो है ये मध्य एशिया का एक प्रदेश है जहां पर मंगोल शासन करते थे। और इसने खुरासान परियोजना को क्यों करना चाहा, क्योंकि दोस्तों क्या था उस समय जब ये शासक बना, तो उस समय क्या था, ये बात है दोस्तों इसकी 1332-33 की ईस्वी की आसपास की, 32-33 के आसपास की बात है ये, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि क्योंकि मंगोल लगातार इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते थे, और मंगोल जो है खुरासान में उस समय उनका शासन चलता था, लगातार आक्रमण करते रहते थे, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत सारी जो सेना है अपनी वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर लगानी पड़ती थी, ठीक है। और एक समय ऐसा आया कि खुरासान में जो मंगोल जो लोग थे उनका जो है उनकी जो क्या हुआ कि वो कमज़ोर हुए। कमज़ोर होने के मतलब है कि वो उनका उत्तराधिकार के लिए उनका थोड़ा सा झगड़ा होने लगा खुरासान एरिया में। और उसी खुरासान के बगल में एक और शासक, एक और राज्य था, ठीक है, राज्य का नाम जानना आपको जरूरत नहीं है, जो है ना, जो खुरासान पर नियंत्रण करना चाहता था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इस पर आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है। हुआ ये कि इस अब आक्रमण बनाने की योजना तो बन गई खुरासान पर, ठीक है। तो बट हुआ ये कि ये जो राज्य था, जिस राजा से संधि की थी वो राजा मर गया और उसकी जगह दूसरा राजा बना, और उसने क्या किया, खुरासान पर आक्रमण करने से मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया। दूसरा, खुरासान में भी एक शक्तिशाली शासक बन के उभरा, ठीक है, बात जब तक है ना उसका उत्तराधिकार का विवाद जो है सॉल्व हो गया, और क्या हुआ, और एक शासक बैठ गया, है ना। अब इस हुआ दिक्कत ये कि इसने क्या किया था, खुरासान परियोजना के लिए 3,70,000 की सेना बना ली, 3,70,000 की सेना बना ली दोस्तों, अभियान करने के लिए, खुरासान पे विजय प्राप्त करने के लिए। और खुरासान क्यों जीतना चाहता था, क्योंकि मंगोल के हम आक्रमण से बचना चाहता था। दूसरा, जो चांदी की कमी हुई थी भारत में उसकी पूर्ति करना चाहता था, और उसका अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता था, ठीक है। बट हुआ ये कि खुरासान परियोजना को इसको विफल करना पड़ा, इसको त्यागना पड़ा। क्यों, क्योंकि जिस राजा के साथ ये मिलकर इस योजना को जीतना, इस क्षेत्र को जीतना चाहता था, उस राजा के, उस क्षेत्र के जो राजा थे उसने मना कर दिया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, उसकी जगह दूसरा राजा बैठा तो उसने मना कर दिया योजना पे। अब हुआ ये, अब ये अकेले खुरासान पर आक्रमण कर नहीं सकता था, खुरासान पर ये अकेले आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ा उनके पास शक्तिशाली थे, मंगोल बहुत शक्तिशाली थे। तो ये 3 लाख सेना, तो इसको क्या किया, इसको विड्रॉ करना पड़ा। तो खुरासान योजना भी क्या हुई, असफल हो गई इस तरीके से, ठीक है, असफल हुई। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो 3,70,000 की सेना थी, इसी को उसने क्या किया, अब ये इतनी बड़ी सेना बना तो ली दोस्तों, अब इसका खर्च भी तो वहन करना है, तो इसने क्या किया, इस 3,70,000 सेना कहाँ भेज दिया दोस्तों, कराची अभियान पर। कराची अभियान पर, कराची अभियान मतलब दोस्तों, कराची अभियान कहाँ था दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश के इलाका में, पर्वतीय इलाकों में, है ना, अभियान को भेज दिया। क्यों, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जो राजपूत लोग थे उनको दबाने के लिए इसलिए ये अभियान भेजा था। कुछ लोग कहते हैं कि चीनियों को दबाने के लिए इसने उस अभियान भेजा था। मगर सत्य तो यह है कि ये 3 लाख सेना को बेवजह वहाँ पे फंसाना चाहता था। तो 3 लाख जब हिमाचल कराची अभियान में भेजा 3,70,000 सेना को, तो क्या हुई, सेना जो है इस अभियान तो सफल हुआ, बट क्या हुआ, जब ये पर्वतीय इलाकों से लौट कर आ रहे थे, तो लौट कर आते समय क्या हुआ, ये बहुत सारे लोग वहीं पे मर गए, सैनिक इस बहुत सारे मारे गए, कुछ ही सैनिक वहां से लौट कर आ पाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसने कराची अभियान ये करवाया। कराची अभियान का मुख्य उद्देश्य बस इतना था कि ये सेना को बेवजह फंसा के मारना चाहता था, क्योंकि बड़ी सेना थी, इसको वह पैसा और चांदी की कमी थी, नगद देना दे रहा था, कृषि में इतना अच्छा सुधार हुआ नहीं था उस समय, इसके शासनकाल में अकाल भी पड़ा था। तो इतना कुछ होने के बावजूद तो ये सेना को रख नहीं सकता था, इसलिए क्या किया, इसने एक बेवजह के अभियान में भेज दिया जिसका कोई मतलब नहीं था, और वो सफल तो हुआ बट उसकी सेना आधी ज़्यादा मारी गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कराची अभियान का ये, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कराची अभियान समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कृषि सुधार।
कृषि सुधार की बात करेंगे, या कृषि सुधार से पहले हम दोस्तों आपको सांकेतिक मुद्रा के बारे में बता देते थोड़ा सा, क्योंकि वो छोटा टॉपिक है, उसी को पहले निपटाते हैं। तो सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का मतलब दोस्तों तात्पर्य क्या होता है, पहले ये जान लो कि ये होता क्या सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है दोस्तों कि जो मुद्रा का जो क्या कहते हैं, जो करेंसी है उसका जो मूल्य है वो राज्य निर्धारित करेगा। यानी देखो पहले क्या था कि जैसे मान लीजिए सोने का सिक्का था, तो जितने का सोना था उतना ही उस पर मूल अंकित होना था। मान लीजिए जैसे ये सोना है, अब इसको बना दिया, मान लीजिए ये इस तरीके का सोना है, ये मान लीजिए सोने का टुकड़ा है, और इसको क्या ये सिक्का बनाया है ना, ठीक है, सिक्का बनाया गया। अब ये सिक्के का मान लीजिए सोने का मूल्य 150 रुपये है, मैं ऐसा अज्यूम करने के लिए बता रहा हूँ, 150 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए ये 150 सोने का जो सोना था इसका जो मूल्य है 150, तो इसका जो ये जो इस धातु यानी सोने की जो धातु उसका मूल्य 150, तो इस सिक्के का भी मूल्य 150 ही रहेगा, है ना। यानी धातु के बराबर उस पर मूल अंकित रहता था। यानी आप अगर धातु को पिघलाकर भी अगर कहीं किसी और माध्यम के लिए बेचेंगे तो भी वो 150 ही रुपये का बिकेगा। बट सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है, मान लीजिए ये धातु है, तो धातु के मूल्य से ज़्यादा उस पर मूल अंकित कर दिया जाता है, इसीलिए उसको सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। मतलब जो धातु है उस पर प्रयोग की जाने वाली धातु के मूल्य के आधार पर, धातु के मूल्य के आधार पर उसका मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता, बल्कि राज्य द्वारा उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। बात समझ में आए, है ना। सांकेतिक मुद्रा का तात्पर्य धातु के रूप में प्रयोग की जाने वाली सांकेतिक मुद्रा का तात्पर्य मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली धातु के मूल्य से ज़्यादा उस पर अंकित मूल्य को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। यानी मैंने समझाया आपको कि जो ये मूल्य है, ये जो मुद्रा है उससे ज़्यादा, यानी मान लीजिए जैसे इन्होंने क्या किया, तांबे एवं कांसे की जो मुद्रा थी उस पर चांदी का मूल अंकित करवा दिया। अब क्या किया भाई, चांदी कांसे के बराबर, चांदी जो है वो तांबे से महंगी है, बट क्या कर दिया इसने, तांबे के सिक्के पर चांदी का मूल अंकित करवा दिया। तो यही है सांकेतिक मुद्रा, यानी उसकी धातु जो होती है उसके मूल्य से ज़्यादा उस पर मूल अंकित कर दिया जाता है ना। तो उसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। जैसे आज मान लो, जैसे आज क्या होता है भाई, जो सिक्का आता है, जो क्या कहते हैं, मान लीजिए जो 5 रुपये का सिक्का है, वो उसकी अगर लोहे की अगर जो सिक्का है, अगर उसको हम लोग तौल के बिकवाएं तो वो 5 रुपये में नहीं बिकेगा। बट फिर भी वो क्योंकि सरकार द्वारा अंकित है, सरकार द्वारा उसको निर्धारित किया गया है, उसको वैधता प्रदान की गई है, तो उसको हम लोग मानते हैं। तो इसी तरीके से इसने भी सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या थी कि भारत में चांदी की कमी थी और विश्व बाजार में भी चांदी की कमी थी, और जो यहाँ भारत की जो चांदी थी उसको वो विश्व बाजार विदेशी व्यापार के लिए संरक्षित रखना चाहता था, और भारत में एक विदेश जो चांदी मुद्रा के अलावा एक वैकल्पिक मुद्रा की वो खोज कर रहा था, जिसके तहत उसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा को चलाया। सांकेतिक मुद्रा के तहत उसने कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो कांसे एवं तांबे की मुद्राओं को ढाला, ठीक है, और उन पर क्या कर दिया, उन पर चांदी के सिक्के का मूल्य निर्धारित कर दिया, यानी चांदी का मूल्य निर्धारित कर दिया, ठीक है। तो ये काम उसने किया सांकेतिक मुद्रा के तहत, ठीक, समझ में आ गया होगा आपने। तो पहली चीज तो ये तात्पर्य समझ में आ गया। दूसरा, धातु कौन सी, किस धातु का प्रयोग किया सांकेतिक मुद्रा के लिए, तांबे एवं कांसे, है ना, ये याद रखना, कांसा, तांबा एवं कांसा, है ना, इसका मिश्रण कराकर एक धातु, एक सिक्का बनाया गया, और उस पर क्या कर दिया, चांदी का मूल्य, और इस पर क्या किया, इनका मिश्रण करके सिक्का बनाया गया, सिक्का बनाया, और क्या किया, इस पर, इस सिक्के पर, इस पर चांदी का मूल्य अंकित कर दिया गया, चांदी का मूल्य अंकित कर दिया गया, का मूल्य अंकित कर दिया गया। बात समझ में आ गई, अंकित कर दिया गया, ठीक है ना, ये चीज है। अब आपको, बट ये भी क्या हुई, असफल रही। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो इसने चांदी के सिक्के, मतलब जो सांकेतिक मुद्रा जो तकनीकी है उसको सही तरीके से लागू नहीं किया। दूसरी चीज, जब आपने सांकेतिक मुद्रा को लागू किया है तो इसने क्या किया, इसने गुप्तचरी व्यवस्था को मजबूत नहीं किया, क्योंकि आपको देखना, नजर भी तो रखना होगा कि कोई जालसाजी ना करे, कोई सिक्के को ढाले ना, कोई दूसरा इसी तरीके से सिक्का बना ना ले, क्योंकि उस समय ढालना कोई आम बात तो थी नहीं। इसी के संदर्भ में जियाउद्दीन बर्नी कहता है
इसी के संदर्भ में बर्नी कहता है कि मतलब क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत सारे जाली सिक्के बाजार में आ गए थे। जितना राजा ने शासक ने ढाला था उससे कई गुना सिक्का बाजार में चल रहे थे, जाली सिक्का आ गए थे। तो इसी संदर्भ में बर्नी लिखता है कि, है ना, लिखता है कि हर हिंदू का घर दिल्ली में, कहता है दिल्ली में हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था। लिखता है कि दिल्ली में हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था। जाली मुद्रा बहुत सारी आ गई थी, ठीक है। तो मैंने कल परसों बताया था कि, हाँ परसों बताया था जब जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया था क्योंकि वो ऐसा था, बोल रहा था क्यों, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित था, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। तो वो कहता है कि हर दिल्ली में हर हिंदू का घर टकसाल बन गया, यानी जिसमें सिक्का ढाला जाता है वो टकसाल, है ना, टकसाल बन गया, यानी बहुत सारे जालसाजी मुद्रा आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, इसकी असफल नीति हुई, ये भी इसकी असफल नीति हुई। बहुत सारे बाजार में नकली नोट आ गए। फिर क्या किया गया, मुद्रा को वापस किया गया। मुद्रा वापस करने के तरीका क्या था कि पुरानी मुद्रा लाओ और फिर उसके बदले में जो सामान है वो लेकर जाओ, या सिक्का जो है वो लेकर जाओ, ठीक है। तो ये सारा व्यवस्था फिर उसने की, इससे भी घाटा हुआ, ठीक है, इससे भी जनता असंतुष्ट हुई। फिर क्या किया गया है दोस्तों, अब सांकेतिक मुद्रा के बाद दोस्तों कृषि सुधार की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, बट इसमें हम लोग चीज़ें समझ लेंगे हर चीज़ को। कृषि सुधार, ठीक है, इसका आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसका PDF आपको क्रैकर GS एकेडमी के नाम पर, हालांकि जितना आप लिख ले रहे हैं आप लिख लीजिए, बाकी इसका मैं जो आपको PDF जो है क्रैकर GS एकेडमी के, क्रैकर GS एकेडमी, ठीक है, इस YouTube चैनल है, इस पर आप लिंक, इस पर जुड़िएगा, मैं आपको इस पर PDF प्रोवाइड कराता हूं। मैं यहाँ पे आपको इसकी PDF भी दे दूंगा, ठीक है। जितना आप मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर उतना लिख लीजिएगा, डिटेल जो मैं कहानी की तरह बोल रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट आपको ज़्यादा डिटेल में जो ज़रूरत नहीं है, जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही दोस्तों पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम लोग कृषि सुधार के तहत मैं पहले आपको ये बता दूं, इससे पहले मैं बताता हूँ इस क्या था। जब ये शासक बना, तो शासक जब बना तो क्या था कि इसको उस समय ज़्यादा, ये ज्ञानी था, सब कुछ था, बट इसको क्षेत्र विशेष की जानकारी नहीं थी। तो इसने किया क्या कि दिल्ली के आसपास जो दोआब का क्षेत्र था, दोआब मतलब जो गंगा यमुना का जो दोआब है, जो नदियाँ ना, वहाँ पर क्या किया इसने 50% कर लगा दिया। और जिस समय इसने 50% कर लगाया था उस समय क्या था, उस क्षेत्र में अकाल पड़ा था। अब भाई एक तो अकाल पड़ा है, ऊपर से आप 50% कर लगा देंगे, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने कम कर दिया था ना, उसने, मैंने बताया था कल। तो इसने क्या कर दिया, 50% कर लगा दिया। अब जब 50% कर लगाया तो क्या कर दिया, किसानों ने विद्रोह कर दिया। भाई एक तो अकाल है, सूखे से मरे जा रहे हैं, यहाँ शासक का कार्य है कि जन कल्याण वाला कार्य किया जाए, उनको भूख खाना दिया जाए, और ऊपर से उनकी रोटी छीने ले रहे हैं। तो क्या हुआ, किसानों ने विद्रोह कर दिया। जब किसानों ने विद्रोह किया तो इसने क्या किया, फिर इसने कृषि सुधार करने की एक नीति अपनाई। तो इसके तहत इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसने क्या किया कि किसी को, जो कृषक थे उनको ऋण दिया, है ना। पहला काम इसने क्या किया, कृषकों को ऋण दिया, ठीक है, ऋण दिया, ठीक है भाई, बहुत सारा ऋण दिया, है ना, जिसे क्या कहते हैं, सोंधर याद रखना है, सोंधर पूछा जा सकता है कभी भी कि सोंधर क्या था, तो ऋण था, कृषि ऋण था, है ना। किसने दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। भाई विद्रोह किया तो उन्होंने क्या, क्योंकि उनको पैसा नहीं था भूमि में लगाने के लिए, तो उसने क्या किया कि ठीक है आप ऋण लीजिए, आप हमसे ऋण लीजिए। फिर दूसरा और कार्य क्या किया, इसने एक विभाग खोला, दीवान अमीर को ही नामक कृषि विभाग खोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कृषि विभाग खोला, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि पूरे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और दोस्तों आज़ादी के पहले तक भारत में, पूरे भारत में मात्र 3 लोगों ने कृषि विभाग बनाया था। पहला जो मौर्य साम्राज्य था, उनके अंतर्गत एक सीता अध्यक्ष, है ना, नामक विभाग आता था, वो भी कृषि सुधार से संबंधित था, वो अलग से कृषि सुधार के लिए विभाग बनाया गया था, ठीक है। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा कब हुआ, फिर दूसरा मध्यकालीन इतिहास में किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर तीसरा किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने बनाया था कृषि सुधार, है ना, कृषि विभाग। तो मात्र पूरे प्राचीन भारत या मध्यकालीन या आधुनिक भारत आज़ादी से पहले तक मात्र 3 लोगों ने कृषि से सुधार के लिए विभाग बनाए थे। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए दीवान अमीर कोही का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और क्या था ये, तो कृषि विभाग, है ना, मैंने लिख दिया, ठीक है।
अब इस विभाग से उसने क्या क्या सुधार किया तो मैं बताता हूं। इसके तहत उसने क्या किया, एक तो ऋण की व्यवस्था करवाई जो सोंधर, ठीक है। दूसरा फिर इसने क्या किया, कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया। कृषि, लिखते चलना है, कृषि योग्य भूमि, भूमि का विस्तार करना चाहता था, है ना, करवाया। फिर क्या किया, निवेश को बढ़ावा दिया। भाई कृषि, जब इसने विभाग बनाया तो इसने क्या किया, ऋण दिया। ऋण के तहत क्या होगा, फिर किसी में निवेश होगा। फिर क्या किया, फसल चक्र, मतलब फसल चक्र का मतलब दोस्तों क्या है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल उसमें लगाई जाएगी, सेम फसलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये फसल चक्र का इसने किया इस्तेमाल। और फिर इसने क्या किया, वाणिज्यिक फसलों, जिससे ज़्यादा, जो वाणिज्यिक फसलें जिससे लाभ की प्राप्ति ज़्यादा हो सके उस तरीके की फसल लगाई, वाणिज्यिक फसलों, ये काम इसने करवाया। बट हुआ, और इसी के संदर्भ में बर्नी कहता है ना। लेकिन क्या हुई, ये सब उसने करवाया, लेकिन क्या हुई, ये नीति असफल हुई। क्यों असफल क्यों हुई, क्योंकि दोस्तों क्या था, जो ऋण दिया वो क्या हुआ, कृषि में निवेश करने के लिए दिया गया था, बट कृषि में निवेश नहीं। आज भी तो लोग होता है, क्या होता है ग्रामीण में, कुछ लोग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कृषि के नाम से ऋण ले लेंगे और क्या करेंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी लेंगे, 4 पहिया लेके आएंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे, ये सारा काम करेंगे, ठीक है। ट्रैक्टर तो चलो फिर भी कृषि कार्य में आएगा, बट वो लोग 4 व्हीलर, बोलोरो, स्कॉर्पियो सारा खरीद के ले आएगा। जो जिस उद्देश्य से लिया गया ऋण, वो उस उद्देश्य में खर्च ना करके अन्य अपने लग्जरी लाइफ में खर्च करते। तो इसी तरीके से यहाँ भी हुआ। यहाँ भी क्या हुआ, ये ऋण जो है कृषि पर कार्य ना कर, कृषि में खर्च ना होकर अन्य जगह निवेश हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, और इसके जो अधिकारी लोग थे वो भ्रष्ट निकले, उन्होंने ही कुछ गबन किया ऋणों में, ठीक है। जो निवेश के लिए जो पैसा दिया गया उसको उन्होंने गबन कर लिया, कृषि योग्य विस्तार के लिए कुछ पैसा दिया गया उसका उन्होंने गबन कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने गबन कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये भी नीति उसकी क्या हुई, फेल हो गई। भाई जब प्रशासनिक तंत्र ही काम नहीं, सही तरीके से काम नहीं करेगा तो नीति तो फेल हो ही जाएगी। तो ये भी नीति क्या हुई, फेल हुई। इसी के संदर्भ में बर्नी कहता है, लिख लेना इस सेंटेंस को, बर्नी कहता है, क्या कहता है बर्नी कहता है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग सिर्फ लिख लीजिएगा। बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि एक बलिष्ठ भूमि भी ऐसी ना रहे, लिख लेना है, मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि एक बलिष्ठ भूमि भी ऐसी ना रहे जो भूमि योग्य ना हो, लेकिन एक बलिष्ठ भूमि भी, है ना, एक बलिष्ठ भूमि भी कृषि योग्य ना हो सके, ठीक है, कृषि योग्य ना हो सके। सेंटेंस को समझ लिखना है, क्या लिखना है, मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि, कौन लिख रहा है, बर्नी क्या कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि एक बलिष्ठ भूमि भी ऐसी ना रहे जो कृषि योग्य ना हो, लेकिन एक बलिष्ठ भूमि भी कृषि योग्य ना बनाई जा सके। एक बलिष्ठ भूमि भी यानी वित्ता, है ना, वो चाहता था कि पूरे साम्राज्य में जितना भी मेरा समझा पूरा क्या हो, पूरे जो बंजर भूमि है उसको भी कृषि योग्य बना दिया जाए, लेकिन एक बलिष्ठ भूमि भी कृषि योग्य ना बनाई जा सके। क्यों, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट निकला, जो ऋण के जो पैसा दिया गया था वो गबन हो गया, वो उस कार्य के लिए खर्च नहीं हुआ, दूसरे कार्यों में खर्च हो गया। तो इस तरीके से इसकी कृषि सुधार नीति भी विफल हुई, और इससे क्या हुआ, कृषकों में भी असंतोष तो जगा ही था, पहले भी विद्रोह हुआ था। तो अब हम देख रहे हैं क्या हुआ, फिर ये होगी कृषि सुधार। बहुत लंबा हो गया आज लेक्चर हमें लग रहा है, अरे चलो अभी 2-4 मिनट का और ले लें क्योंकि इसको ख़त्म करके आज मानेंगे, ठीक है। तो ये कृषि सुधार की बात हो गई। आपसे पूछा जाएगा सोंधर क्या है, तो कृषि ऋण है, ये पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि दीवान कोही का गठन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपसे पूछा जाएगा दीवान कोही किससे संबंधित है ना, तो आपसे अमीर दीवान है ना, अमीर कोही, है ना, तो ये पूछा जाएगा तो बताना कृषि विभाग से। तो बस ये पूछा जाएगा, बाकी मैंने आपको बता देगी कि किस तरीके से इनका गठन हुआ था। क्यों, क्योंकि कहानी आपको याद रहेगी, ठीक है। बाकी डायरेक्ट अगर पॉइंट टू पॉइंट मैं चाहता तो वो भी लिख देता था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नौकरशाही में सुधार। नौकरशाही में सुधार के तहत आपसे पीटी में क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट आपको मैं बता देता हूं इसने क्या किया था। इसने पहले क्या था कि जो अमीर वर्ग थे या जो लोग थे वही सिर्फ प्रशासन में भूमिका निभाते थे, बट इसने क्या किया, हिंदुओं को, क्योंकि मुस्लिम ही प्रशासन में सब भूमिका निभाते थे, हिंदू भी नहीं, तो इसने क्या किया, हिंदुओं को भी प्रशासन में शामिल किया, ठीक है, गैर तुर्कियों को भी प्रशासन में शामिल किया,
ठीक है। और क्या किया, सूफी संतों को, जो सूफी संत थे पहले प्रशासन में शामिल नहीं होते थे, फिर इसने भी सूफी संतों को भी प्रशासन में शामिल किया, पॉइंट लिखते चलना है। फिर क्या किया इसने, और जो अन्य लोग थे, जो अन्य लोग थे जो प्रशासनिक रूप से दक्ष थे, उनको भी प्रशासन में शामिल किया। यानी अमीर जो था, यानी तुर्की जो का था, प्रभुत्व को तोड़ दिया इसने कि प्रशासन में सिर्फ तुर्की लोग ही रहेंगे या अमीर वर्ग के लोग ही रहेंगे, उसको तोड़ दिया, ठीक है। उलेमाओं में क्या था कि अब उलेमा उसमें क्या था, धार्मिक कार्य की जो कार्य होते थे उसमें प्रशासनिक भूमिका निभाते थे, बट इसने क्या किया, सूफी संतों को भी शामिल कर लिया। तो इससे उलेमा लोगों की आमदनी पे थोड़ा चोट पहुंचा, तो इससे क्या हुआ, उलेमा वर्ग असंतुष्ट हुए। और जब इसने क्या किया, हिंदुओं को शामिल किया, तो उससे भी उलेमा वर्ग असंतुष्ट हुए। जमींदार, मुस्लिम जो जमींदार होते थे वो भी असंतुष्ट हुए। जो निम्न तबके के लोग थे, जो प्रशासनिक रूप से योग्य थे, उनको भी शामिल किया। तो इससे क्या हुआ, तुर्की प्रभुत्व के जो लोग थे वो भी असंतुष्ट हुए। तो आप देख रहे हैं, जनता, कृषि, अमीर, उलेमा, कृषक, अमीर, उलेमा, सारे लोग इससे असंतुष्ट हैं, इसकी नीतियों से, ठीक है। तो इस असंतुष्ट हैं। तो जब क्या है, इसीलिए क्या होता है, जब इसकी मृत्यु होती है, तो बर्नी कहता है कि शासक को अपनी प्रजा से, लिख लेना है, बर्नी कहता है कि शासक को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी शासक से मुक्ति मिल गई। यानी शासक को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी शासक से मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो ये उसके संदर्भ में बर्नी कहता है। तो बर्नी इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। पहली चीज़ तो यही कहता है कि हर सांकेतिक मुद्रा के संबंध में कहता है कि दिल्ली में हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। कृषि सुधार भूमि से संबंधित कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि एक बलिष्ठ भूमि भी ऐसी ना रहे जो कृषि योग्य ना हो, लेकिन एक बलिष्ठ भूमि भी कृषि योग्य ना बनाई जा सकी। तीसरा स्टेटमेंट इसकी मृत्यु पर कहता है कि शासक को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को शासक से मुक्ति मिल गई। तो इस तरीके से इसकी जो नीतियां थी वो विफल हुई, बट ये बहुत, मतलब कह लो कि ये अच्छा सुधार कर रहा था, बट उस समय इसकी जो सोच थी वो अच्छी थी, बट इसका नीतियां, जो क्रियान्वयन करने का तरीका था वो गलत था, जिस वजह से इसने हर जगह विफलता पाई। और इसीलिए इसको मध्यकालीन भारत में, है ना, असफल शासक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें पॉइंट मैंने बताया क्या क्या, नौकरशाही सुधार में तुर्की प्रभुत्व को तोड़ा, पहला पॉइंट। दूसरा फिर क्या किया, लिखना था, सूफी संतों को प्रशासन में शामिल किया। तीसरा क्या किया, हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। चौथा क्या किया, निम्न तबके के जो लोग थे, जो प्रशासनिक रूप से योग्य थे, उनको भी प्रशासन में शामिल किया, जिससे क्या हुई, अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग भी असंतुष्ट हुए, है ना। तो इसी के संदर्भ में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इसके जो लास्ट दिनों में क्या हुआ, अंतिम दिनों में बहुत विद्रोह हुए। विद्रोह में क्या हुआ, लास्ट में मैंने बताया कि दक्षिण में विद्रोह हुए काफ़ी सारे। उन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या किया था, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों को भेजा था, ठीक है। और जो क्या हुआ था, विद्रोह को दबाने के अलावा के बजाय उन्होंने क्या किया, विद्रोह में शामिल हो गए और वहाँ एक स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की, है ना। और ये कब बना था दोस्तों, 1336 में विजयनगर साम्राज्य बना था। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। आपसे पूछा जाता है कि बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य दिल्ली के किस सुल्तान के समय गठित हुए थे, तो याद रखना है कि ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। और 1346 में क्या बना था, ये आया था, बहमनी साम्राज्य बना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये दोस्तों था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और हाँ, अब कल हम लोग दोस्तों सिकंदर लोदी, जो क्या कहते हैं, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर सिकंदर के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मतलब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मतलब कल करेंगे। और क्या है दोस्तों, जो भी जिन्होंने अभी तक चैनल को मतलब लाइक नहीं किया है, मतलब वीडियो को लाइक नहीं किया या वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को कमेंट नहीं किया, तो दोस्तों वीडियो को कमेंट लाइक भी कर दें। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों शेयर करेंगे तभी तो आप लोगों को और लोगों को पता चलेगा, और मुझे भी थोड़ा, है ना, मुझे भी थोड़ा अप्रिसिएट, यानी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग मेरे लिए भी थोड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।